प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर अंकिता राय, प्रवक्ता गणित, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 11 के गणित विषय के अध्याय 1 समुच्चय शेष का भाग 2 अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसके पहले हमने भाग 1 में जाना था कि समुच्चय क्या होता है। समुच्चय निर्माण की 2 विधियाँ भी जानी थी, रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि। बच्चों, इस भाग के चर्चा के बिंदु हैं रिक्त समुच्चय, परिमित और अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चय, उपसमुच्चय, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय, अंतराल r के उपसमुच्चय के रूप में। बच्चों, चलिए इस भाग का जो पहला टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय, द एम्प्टी सेट। एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय को प्रतीक फाई अथवा बच्चों खाली करली ब्रैकेट, देखिए ये करली ब्रैकेट है बच्चों, करली ब्रैकेट है, ये खाली करली ब्रैकेट से हम प्रदर्शित करते हैं। देखिए बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है रिक्त। रिक्त का अर्थ क्या होता है बच्चों? खाली। तो ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं हो तो उसे रिक्त समुच्चय कहेंगे। और फाई का मतलब भी क्या होता है? एक सिंबल है जो खाली को प्रदर्शित करता है, तो फाई से प्रदर्शित करते हैं। या हम क्या करते हैं, खाली करली ब्रैकेट जिसमें देखिए कोई अवयव नहीं है, इस प्रकार से इसे प्रदर्शित करते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण दिया हुआ है a = x such that x is greater than 1 less than 2। x एक प्राकृतिक संख्या है। तो बच्चों देखिए, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 1 से बड़ी 2 से छोटी हो। तो देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या होती है हमारी n = होता है कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4, ऐसे डॉट 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 करके अनंत संख्याएं आती हैं इसमें। तो देखिए बच्चों, क्या कोई प्राकृतिक संख्या है जो 1 से बड़ी तथा 2 से छोटी हो? देखिए कोई नहीं है। यानी यह किस प्रकार जो सेट A है वह क्या है? इसे हम कह सकते हैं रिक्त समुच्चय, या इसे हम इस प्रकार से भी करली ब्रैकेट, खाली करली ब्रैकेट से लिख सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। परिमित और अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है परिमित समुच्चय कहलाता है। यानी बच्चों, वह समुच्चय जिनमें उसके अवयव जो हैं, सदस्य जो हैं, वह क्या हो? परिमित हो, फाइनाइट हो, जिसे हम जान पाए, निश्चित हो, उसे हम कहेंगे कि परिमित समुच्चय। देखिए उदाहरण से समझते हैं। सप्ताह के दिनों का समुच्चय। बच्चों, अगर आपसे पूछूं कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं तो आप बोलेंगे क्या? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। यही 7 दिन आप बोलेंगे। मेरे से पूछा जाएगा तो मैं भी इसी 7 दिनों को जानूंगी, आप भी इसी 7 दिनों को बोलेंगे। तो हम जानते हैं कि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं। तो क्या है? यह एक निश्चित संख्या है। तो यह क्या है कि यह है परिमित समुच्चय है। इसे हम क्या कहेंगे? यह है परिमित समुच्चय। अब आते हैं अन्यथा समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अन्यथा का मतलब जो समुच्चय परिमित नहीं होता है वह अपरिमित होता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं बच्चों। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। हम जानते हैं जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है n = 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही करते हुए अनंत संख्याएं इसमें आती है। कोई निश्चित नहीं है, अनंत संख्याएं आती हैं। तो यह क्या हो गया? यह जो है अपरिमित समुच्चय होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस प्रकार से हमने देखा कि परिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित समुच्चय क्या होता है। समान समुच्चय, इक्वल सेट्स
दो समुच्चय ए और बी को समान कहलाते हैं यदि उनमें तथ्यतः, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तथ्यतः समान अवयव हो और हम लिखते हैं A इज इक्वल टू बी। यहाँ पे तथ्यतः समान का मतलब क्या है कि देखिए दो समुच्चय हैं, उन्हें हम कहेंगे समान समुच्चय यदि जितने अवयव A में हो उतने ही अवयव इस B में हो, और तथ्यता का मतलब है कि जो जो अवयव A में हो वही अवयव इस B में भी हो, यानी अवयव की संख्या समान हो तथा जो जो अवयव जो है A में है वही वही अवयव B में है हो। और जैसे ये चीज़ है आपको समझना चाहिए कि जो अवयव है उनका क्रम जो है B में बदल सकता है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो अवयव A में हो वही अवयव B में होने चाहिए। जैसे एक उदाहरण समझते हैं। उदाहरण, निम्नलिखित में बताइए कि A इज इक्वल टू B है अथवा नहीं है। तो देखते हैं। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न जो है A इज इक्वल टू ABCD और B इज इक्वल टू है DCBA। देखिए A में, यहाँ देखिए कि A में स्मॉल a है, B में स्मॉल a क्या है, चौथे नंबर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा था क्रम बदल सकता है। B में A में A B यहाँ है, B में देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, A में C तीसरे नंबर पे है, B में C क्या है, दूसरे नंबर पे है, A में D चौथे नंबर पे है और B में D फर्स्ट नंबर पे है। लेकिन जो जो अवयव हमने देखा A में है वही वही अवयव क्या है, B में है, उससे अलग नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे यहाँ A इज इक्वल टू क्या है, B है। चलिए अब दूसरा देखते हैं बच्चों। दूसरा जो है प्रश्न, उसमें A इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16, B इज इक्वल टू 8, 4, 16, 18 दिया हुआ है। देखते हैं कि क्या अवयव समान है। जो जो अवयव A में है वो अवयव B में है। देखिए A में 4 है, B में भी 4 है, A में 8 है, B में भी 8 है, A में 12 है, क्या B में 12 है, B में 12 नहीं है। तो A मुझे एक ही मिल गया, अब हम आगे देखेंगे ही नहीं, हमें एक मिल गया तो हम सीधे यहाँ क्या कहेंगे कि A इज नॉट इक्वल टू B। दो जो समुच्चय हैं A और B आपस में समान नहीं है। इसी से एक और परिभाषा निकल के आती है कि जब दो समुच्चय समान नहीं होते हैं तो उन्हें हम नॉट इक्वल टू का, जैसे यहाँ पे इक्वल का चिन्ह लगाते हैं, जब समान नहीं होते हैं तो नॉट इक्वल टू का चिन्ह लगाते हैं। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। उपसमुच्चय, सबसेट्स। सबसेट क्या होता है, चलिए देखते हैं। यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B का भी अवयव है तो A B का उपसमुच्चय कहलाता है। क्या कहा गया कि कोई दो सेट्स हैं A और B, देखिए लिख के बताते हैं। कोई दो सेट्स हैं A और B, जो भी अवयव A में है वो सारे अवयव B में है। जो भी अवयव, मैंने क्या बोला कि जो भी अवयव A में है वो सारे B में है। कहने का मतलब है कि जो अवयव A में है वो B में है, लेकिन यहाँ कहीं नहीं कहा गया है कि B उतने ही अवयव लेगा जो A में है। यानी B में अवयव अधिक हो सकते हैं, बस एक ही कंडीशन है कि वह B जो है सारे A के अवयव को लेना जरूरी है। जो भी A के अवयव है सारे उसको लेना जरूरी है, उससे अधिक हो जाए B में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भी A के अवयव हैं वह B में होने चाहिए। तब हम कहेंगे कि A जो है B का उप समुच्चय है। और किस नोटेशन से दिखाते हैं बच्चों, यदि A B का उप समुच्चय है तो यह एक प्रतीक चिन्ह होता है जिसे हम प्रदर्शित करते हैं। इसे लिखने से ही हम क्या पढ़ेंगे, A इज सबसेट ऑफ B। आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, गणितीय भाषा में वही बात लिखी गई है। हम लिख सकते हैं A सबसेट ऑफ B यदि A एलिमेंट ऑफ A, दिस इम्प्लाइज दैट, दिस इम्प्लाइज को हिंदी में पढ़ते हैं तो A एलिमेंट ऑफ B। मैंने अभी बताया कि जो जो A के अवयव हैं वो B में होने चाहिए, वही गणितीय भाषा में लिखा गया है। चलिए उदाहरण समझते हैं। परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R का एक उप समुच्चय है। तो देखिए बच्चों, भाग 1 में हमने जाना था कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और
वास्तविक संख्याएं क्या होती है। जब मैंने वास्तविक संख्याओं का परिभाषा बताया था तो उसमें हमने जाना था कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से बनती हैं। तो कहीं ना कहीं वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या तो है ही है, उसके साथ साथ अपरिमेय संख्या है। तो यह क्या है, जो हमारे परिमेय संख्या होती है, इस तरह से लिख सकते हैं Q इज सबसेट ऑफ R। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक उदाहरण दिया हुआ है, A इज इक्वल टू 1 2 3 तथा B इज इक्वल टू 1 2 3 4 क्या सबसेट है। देखिए A में 1 है, B में भी 1 है, 1 है। A में 2 है, B में भी 2 है। A में 3 है, B में भी 3 है। यानी जो जो A के अवयव हैं वह B के भी अवयव हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, A इज सबसेट ऑफ B। मैंने आपको पहले ही जब परिभाषा बता रही थी तो मैंने ये बात कही थी, B में अधिक अवयव हो सकते हैं, बस एक ही कंडीशन है कि B A के सारे अवयव को ले। देखिए यहाँ पे क्या है, B ने सारे A के अवयव को रखा हुआ, उसके साथ एक एक्स्ट्रा भी है, कोई बात नहीं है, लेकिन A के सारे अवयव B में है तो हमने कहा कि A इज सबसेट ऑफ B। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज देखते हैं बच्चों। देखिए अगर एक मैं आपसे बात कहूं कि यदि ऐसा हो A इज सबसेट ऑफ B, दो समुच्चय ऐसा है A और B जिसमें A क्या है, उप समुच्चय है B का और B इज सबसेट ऑफ A, यानी B भी क्या है, A का उपसमुच्चय है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, चलिए इस पर विचार करते हैं। A इज सबसेट ऑफ B, यानी जो अवयव A में है वो क्या है, B में है। जो भी A का अवयव है वो B में है। B इज सबसेट ऑफ A। B सबसेट ऑफ A का मतलब क्या है कि जो B में अवयव है वो क्या है, A में है। अगर दोनों को कंबाइन करके, क्योंकि और का चिन्ह है, दोनों को कंबाइन करके हम पढ़े तो जो A में है वो B में है, जो B में है वो A में है। इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा बच्चों, इससे निष्कर्ष निकलेगा A इज इक्वल टू B, यानी दोनों सेट्स, दोनों समुच्चय क्या है, आपस में समान है। तो यहाँ से एक हम लोग का निष्कर्ष निकल के आता है, परिणाम निकलता आता है क्या, कि यदि इसे किस प्रकार से लिखते हैं कि यदि A इज सबसेट ऑफ B और B इज सबसेट ऑफ A, तो ये बोथ वे इम्प्लाई होता है, या ऐसा कहते हैं इफ A इज इक्वल टू B। या हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, यदि A इज इक्वल टू B है, A इज इक्वल टू B है तो A सबसेट ऑफ B होगा और B सबसेट ऑफ A होगा। बोथ वे का देखिए, बोथ इम्प्लीकेशन का चिन्ह है, तो इससे यही अर्थ निकलता है कि यदि A सबसेट ऑफ B है और B सबसेट ऑफ A है तो A इज इक्वल टू B है, और यदि A इज इक्वल टू B है तो A सबसेट ऑफ B होगा और B सबसेट ऑफ A होगा। तो इसी से बच्चों एक और चीज हमें जानना है, क्या जानना है कि देखिए किसी समुच्चय A के लिए, भाई कोई समुच्चय A है, जानिए बहुत ही सरल चीज है, कोई समुच्चय अपने के तो बराबर होगा ही। देखिए यहाँ पे कोई नई बात नहीं लिखी गई है, A बराबर A होगा ही। अभी हमने देखा कि यदि A बराबर A है, A बराबर B है, तो क्या होता है, A सबसेट ऑफ B होता है, B सबसेट ऑफ A होता है। तो यहाँ से बच्चों A ही A है दोनों तरफ, तो A सबसेट ऑफ A होगा और A सबसेट ऑफ A होगा, यानी दोनों बात एक ही है। यहाँ से हमको एक उप समुच्चय के बारे में एक बहुत ही गहरी चीज निकल के आती है कि हर समुच्चय अपने स्वयं का उप समुच्चय होता है, ये चीज, यानी किसी भी समुच्चय का एक उप समुच्चय तो जरूर होगा, वो जो खुद स्वयं होगा। अब आते हैं बच्चों, एक और रिक्त समुच्चय हमने जाना है जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई या खाली कर्ली ब्रैकेट, इससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, फाई या खाली कर्ली ब्रैकेट। तो देखिए अभी हमने पढ़ा कि रिक्त समुच्चय जो होता है उसमें कोई अवयव नहीं है। तो रिक्त समुच्चय में जब कोई अवयव ही नहीं है तो वो तो किसी का भी सबसेट बन सकता है।
तो क्या इससे इन दोनों चीज़ों को मिला के एक निष्कर्ष निकलता है कि किसी समुच्चय के लिए दो सबसेट तो हमेशा ही बनेंगे। पहला वो स्वयं, दूसरा फाई सबसेट, यानी फाई और ए, ये जो दोनों है वह किसी समुच्चय ए के किसी समुच्चय ए के क्या होंगे, हमेशा ही क्या होंगे, उप समुच्चय होंगे। लिख सकते हैं इस प्रकार से। चलिए एक चीज और है, उसे पढ़ते हैं बच्चों। यदि ए सबसेट ऑफ बी तथा ए इज नॉट इक्वल टू बी, यहाँ पे क्या दे दिया गया कि ए बी के बराबर नहीं है, तब हम क्या कहते हैं, तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है तथा बी, जो बी है जिसके अंदर ये कंटेन है, तो बी ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। यानी ए सबसेट ऑफ बी जहाँ ए बी के बराबर नहीं है तो ए उप समुच्चय कहलाता है तथा बी जो है वो अधिसमुच्चय कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। रिक्त स्थानों में प्रतीक समुच्चय, सबसेट, और इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे सबसेट और इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे नॉट सबसेट, को भरकर सही कथन बनाइए। तो देखते हैं क्या है। तो यहाँ बच्चों दिया हुआ 2 3 4, पहले क्वेश्चन में यहाँ दिया है 1 2 3 4 5। तो देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, यानी यह क्या है, सबसेट है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न है, x सच दैट x एक पूर्णांक है, x सच दैट x एक समप्राकृतिक संख्या है। तो देखिए पूर्णांक, पहले जान ले पूर्णांक संख्या होती क्या है। हमने भाग 1 में पढ़ा है बच्चों, भाग 1 में हमने जाना है, भाग 1 में हमने जाना था कि पूर्णांक संख्याओं को z से डिनोट करते हैं और z इक्वल टू होता है डॉट 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 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। ये हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। समप्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं बच्चों नेचुरल नंबर n से डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे होती हैं। समप्राकृतिक संख्या, सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाए। तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए उन्हें हम क्या कहेंगे, समप्राकृतिक संख्या। तो इसे किस प्रकार से लिखते हैं, चलिए एक नोटेशन यूज कर लेते हैं, n इवन। n इवन का या n सम कह सकते हैं। n इवन का मतलब हुआ कि सम प्राकृतिक संख्या, एक नोटेशन मैंने यूज कर लिया। तो देखिए 2 विभाजित होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, इसी प्रकार से बच्चों हम आगे बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार से ये जो कलेक्शन है वह सम प्राकृतिक संख्या का है। तो क्या सबसेट है, देखिए ऋण 2 इसमें है, इसमें कहीं ऋण 2 है, नहीं है, कंटेन नहीं कर रहा है। तो क्या कहते हैं, मुझे एक ही एलिमेंट मिल गया, मैंने क्या कहा था कि एक ही हमें ऐसा अवयव मिल जाए जो नहीं कंटेन कर रहा हो दूसरा, तो हम कहेंगे सबसेट नहीं है। तो यहाँ हम क्या कह देंगे, इज नॉट सबसेट ऑफ, यानी x सच दैट x एक पूर्णांक है, इज नॉट सबसेट ऑफ x सच दैट x एक समप्राकृतिक संख्या है, सबसेट नहीं है। चलिए अब आते हैं 1 2 3 के सभी उप समुच्चय लिखिए। तो मैंने अभी 2 चीज बताई आपको कि फाई किसी भी हल, किसी भी समुच्चय के लिए जो रिक्त समुच्चय है उसका उप समुच्चय होगा, और स्वयं, स्वयं यानी 1 2 3 यह भी होगा। अब आते हैं लिखते हैं, देखिए 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 1 2 भी होगा, 1 3 भी होगा और 2 3। इस प्रकार से हम इसके उप समुच्चयों को लिख सकते हैं। यही उप समुच्चय होंगे, इसके अलावा कोई भी इसका कोई अलग उप समुच्चय नहीं बनेगा। इस प्रकार से हम उप समुच्चय को लिखते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं, चलिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उप समुच्चय। पहले यह जो था हमने भाग 1 में देखा था कि हमारी, इसे कहते हैं क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, ये हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या है, या क्या है हमारा परिमेय संख्या और या अपरिमेय संख्या।
तो हम जानते हैं बच्चों, देखिए यहाँ से क्या दिख रहा है हमें, देखिए पूर्ण हमारी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 ऐसे स्टार्ट हो रही है, पूर्ण संख्या 0 1 2 3, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक सब मैच करेगा आपका, यानी n इज, यहाँ से क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से n इज सबसेट ऑफ W, यानी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो सबसेट होती है पूर्ण संख्याओं का। अब इन दोनों को एक बार देख लेते हैं, इन दोनों को देखिए 0 1 2 3 पूर्ण संख्या है हमारा, यहाँ से मिलाइए 0 1 2 3 आगे बढ़ेगा, यानी इन दोनों को देखने से हमको इन दोनों से क्या मिल रहा है कि पूर्ण संख्या क्या है, उपसमुच्चय है हमारी पूर्णांक संख्या का। चलिए अब इन दोनों को लेते हैं, अब इन दोनों से हमें एक और चीज मिल जाएगी, इन दोनों को लेने से पहले इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों से क्या मिल जाएगी, देखिए n सबसेट है W का, W सबसेट है Z का, यानी n इज सबसेट ऑफ W सबसेट ऑफ Z, ये मिल गया। अब इन दोनों को लेते हैं, देखिए Q परिमेय संख्या है, x सच दैट x इज इक्वल टू P बाई Q, वो संख्याएं जो जिन्हें हम P बाई Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q हमारे क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ Z लिखा जाए तो ज़्यादा इजी रहे समझने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे Z सिंबल प्रयोग किया हुआ है पूर्णांक के लिए, तो Z लिखा जाए। तब क्या होती हैं कि वे संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं, यानी कहीं ना कहीं इन दोनों से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि Z इज सबसेट ऑफ Q। अब बच्चों इन दोनों को फिर मिला लेते हैं, इसको और इसको, तो क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ से देखिए, यहाँ मैं लिखती हूँ n इज सबसेट ऑफ W इज सबसेट ऑफ Z इज सबसेट ऑफ Q। अब यहाँ क्या है, ये है अपरिमेय संख्या, T से डिनोट किया गया है वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती हैं। चलिए कोई बात नहीं है। अब आते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो वास्तविक संख्या मैंने बताया था कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से हमारी वास्तविक संख्याओं का जो समूह है बनता है। और मैंने एक चीज़ और अभी दिखाई है आपको, जब उपसमुच्चय हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो Q होता है वो सबसेट होता है, Q होता है वो सबसेट होता है R का। अगर यहाँ से इन दोनों को देखा जाए, देखिए इसको इसको देखा जाए तो क्या मिलेगा हमको, निष्कर्ष जो मिलेगा n इज सबसेट ऑफ W इज सबसेट ऑफ Z इज सबसेट ऑफ Q इज सबसेट ऑफ R। ये निष्कर्ष बच्चों इन संख्याओं के लिए हमें मिलेगा। हमने देखा कि कौन कौन से एक दूसरे के उपसमुच्चय होते हैं, कौन कौन सी संख्याएं। अब देखते हैं कि कौन उपसमुच्चय नहीं होते हैं। तो देखिए ये जो अपरिमेय संख्या है हमारी, अपरिमेय संख्या जो बच्चों है वह क्या है, वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती हैं। जब तो क्या होगा, अगर मैं ये कहूँ कि क्या n इज सबसेट ऑफ T, नॉट सबसेट ऑफ T। क्यों नॉट सबसेट ऑफ T? क्योंकि हमने अभी देखा कि n इज सबसेट ऑफ Q, तो वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती हैं तो कभी कंटेन करेगा, इसको नहीं कंटेन करेगा, यानी n इज नॉट सबसेट ऑफ T। इस प्रकार से हम और भी चीजें देख सकते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतराल R के उपसमुच्चय के रूप में इंटरवल एज सबसेट ऑफ R। चलिए जान ले अंतराल होता क्या है। अंतराल बच्चों हम मेनली 4 प्रकार से पढ़ते हैं, खुला अंतराल, बंद अंतराल, अर्ध खुला या अर्ध बंद अंतराल। तो देखिए देखते हैं खुला अंतराल, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम देखिए छोटे कोष्ठक से डिनोट करते हैं, यह भी कहीं कहीं सिंबल यूज किया जाता है, लेकिन अधिकतर जो हमारी किताब में यूज किया गया सिंबल है, जो प्रतीक चिन्ह है, वो है छोटा कोष्ठक। किस प्रकार से परिभाषित करते हैं बच्चों, x एलिमेंट ऑफ R सच दैट x इज ग्रेटर देन a लेस देन b, यानी वे वास्तविक संख्याएं जो a और b के बीच में हो वह खुले अंतराल ए बी में आता है। ए नहीं आता है, देखिए एक जगह छेद है, बी नहीं आता है, और ए और बी के बीच की सभी वास्तविक संख्याएं खुले अंतराल ए बी में हैं। अगर एक ट्रिक समझना चाहे तो देखिए खुला अंतराल है, छोटा कोष्ठक का मतलब क्या होता है, ये चिन्ह। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये चिन्ह यहाँ तो दिख रहा है, दोनों तरफ खुला, दोनों तरफ ये चिन्ह लगा हुआ है, ये बात खुला ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक खुला अंतराल।
तो देखिए दोनों तरफ ये चिन्ह लगा हुआ है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगर मैं उदाहरण लिखना चाहूँ 1 3 तो किस प्रकार से लिख सकते हैं? 1 3 इज इक्वल टू x सच दैट x एलिमेंट ऑफ r, x एलिमेंट ऑफ r, जहाँ x क्या करना है? अब देखिए मैंने कहा था जब खुला हो तो ये चिन्ह लगा दीजिए, दोनों तरफ ये चिन्ह लगा दीजिए। किसके बीच में बोल रहा है? 1 और 3। हमारा खुला अंतराल 1 और 3 तैयार हो गया। अब आते हैं बंद अंतराल, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को बच्चों हम बड़े कोष्टक से डिनोट करते हैं। किस प्रकार से परिभाषित करते हैं? x एलिमेंट ऑफ r सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b। कहने का अर्थ क्या है बच्चों कि बंद अंतराल AB में A से लेकर B तक की सभी वास्तविक संख्याएं आती है। और एक ट्रिक में अगर आप देखना चाहें तो देखिए इस ब्रैकेट का मतलब क्या है? लेस देन इक्वल टू। देखिए दोनों तरफ ये ब्रैकेट लगा हुआ है, दोनों तरफ इसका चिन्ह लगा हुआ है, लेस देन इक्वल टू का चिन्ह लगा हुआ है। अगर मैं उदाहरण देखा जाए, उदाहरण लिखा हुआ है 1 3 तो किस प्रकार से लिखेंगे? इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x एलिमेंट ऑफ r सच दैट, तो x लिख लीजिए, दोनों तरफ क्या है? देखिए दोनों तरफ ये ब्रैकेट है, मैंने कहा इस ब्रैकेट का मतलब क्या है? लेस देन इक्वल टू का चिन्ह लगा लीजिए। इधर 1 है 1 लीजिए लिखिए, इधर 3 है 3 लिखिए और अपना ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अर्ध खुला या अर्ध बंद अंतराल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। देखिए यह दो प्रकार से होता है, जब बाईं तरफ खुला हो दाहिनी तरफ बंद हो, और जब बाईं तरफ बंद हो दाहिनी तरफ खुला हो। तो देखिए पहला क्या है हमारा? पहला हमारा है बाईं तरफ बंद, बाईं तरफ खुला है, देखिए छोटा कोष्टक लगा है, और दाहिनी तरफ क्या है बच्चों? बंद है। तो किस प्रकार से परिभाषित होता है? x सच दैट x एलिमेंट ऑफ r, x देखिए बाईं तरफ हमारा छोटा कोष्टक है, वही चिन्ह आया लेस देन का, x इज ग्रेटर देन a लेस देन इक्वल टू b। इस मैंने बताया था जब बड़ा कोष्टक हो तो यह चिन्ह आता है। अब इसे किस प्रकार से हम बच्चों समझेंगे? एक उदाहरण दिया है, यहाँ देखिए ये बाईं तरफ खुला है और दाहिनी तरफ बंद है। किस तरह से लिखेंगे इसे? कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, x सच दैट x एलिमेंट ऑफ r। कैसे? देखिए x लिख लीजिए, इधर ही क्या है? खुला है तो हमने इसका चिन्ह लगाया, इधर बंद है हमने लेस देन इक्वल टू का चिन्ह लगाया, और इधर कॉमा करके इधर 1 कर दिया, इधर 3 कर दिया। इस प्रकार से हमारा अंतराल तैयार हो गया। अब आते हैं जब बाईं तरफ क्लोज हो और दाहिनी तरफ खुला हो। जब बाईं तरफ बंद है और दाहिनी तरफ खुला है तो देखिए क्या होगा? x सच दैट x एलिमेंट ऑफ r, x इज, देखिए यहाँ पे बंद का मतलब आ गया वही चिन्ह, और खुले का मतलब, यानी अगर इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझना चाहें बच्चों तो देखिए यहाँ दिया हुआ है बाईं तरफ बंद है 1 3, तो क्या करेंगे? देखिए कुछ नहीं करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, x सच दैट x एलिमेंट ऑफ r कॉमा x लिख लेंगे बीच में, देखेंगे किस तरफ खुला है किस तरफ बंद है। बाईं तरफ बंद है तो इसका चिन्ह लगाएंगे, दाहिनी तरफ खुला है ये चिन्ह लगाएंगे, 1 लिख लेंगे 3 लिख देंगे, 3, ये 1 नहीं होगा ये 3 होगा। देखिए कुछ नहीं करना है बच्चों, ये चीजें तो चारों अंतराल में कॉमन है। x सच दैट x एलिमेंट ऑफ r, यही चीज बदल रही है, कब कौन सा चिन्ह लगा रहा है हम अपने कोष्टक को देखेंगे और उसी के अनुसार अपने चिन्ह का चुनाव करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों, उसे समझते हैं। क्लोज इंटरवल एक 1 3 तथा कर्ली ब्रैकेट 1 3 यानी समुच्चय 1 3 में क्या अंतर है? देखिए बच्चों दोनों समुच्चय है। देखिए यह क्या है? यह भी एक समुच्चय है। क्लोज इंटरवल को भी मैंने समुच्चय रूप में लिखा था, समुच्चय निर्माण रूप में आपने देखा है। लेकिन यह जो समुच्चय है वह उन संख्याओं का समुच्चय है, उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जो 1 से लेकर 3 तक की वास्तविक संख्या है, यानी अनंत संख्याओं का समुच्चय है। और यह जो समुच्चय है वह समुच्चय है जिसमें केवल 2 अवयव हैं, 1 और 3। इस प्रकार से बच्चों कभी कंफ्यूज नहीं होना है, चीज़ों को समझना है। आगे चलते हैं। और एक और चीज़ कह सकते हैं आगे चलने से पहले, यह क्या है? परिमित समुच्चय है और यह क्या है? अपरिमित समुच्चय है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। अंतराल रूप में लिखना है बच्चों, कैसे लिखेंगे? मैंने बताया था अभी कि हल कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है, बहुत ही सरल है, थोड़ा सा सोचना है। देखिए x सच दैट x एलिमेंट ऑफ r,
x इज ग्रेटर देन -4 लेस देन 6। चिन्ह को देखिए, अपना कोष्टक का चुनाव करिए। देखिए ये चिन्ह रहेगा तो ये चिन्ह लगा दिया, ये चिन्ह रहेगा तो हम क्या करेंगे, ये कोष्टक मैंने बताया था लेस देन इक्वल टू के लिए इसका चुनाव करिए। अब देखिए इधर -4 है लिख लिया, इधर क्या है 6 है। इस प्रकार से हमारा उत्तर आ गया। इसे देखते हैं बच्चों, दोनों तरफ इस चिन्ह का ये चिन्ह है तो हम क्या करें, दोनों तरफ पहले ये कोष्टक लगा लिए। अब इधर देखिए 3 है, 3 लिख लिया, इधर देखिए 4 है, 4 लिख लिया। इस प्रकार से हमने अपना उत्तर लिख लिया। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। अंतराल रूप में लिखते हैं। देखिए पहले देखिए कि हम दोनों तरफ क्या है, कैसे लिखेंगे बच्चों, कर्ली ब्रैकेट लगाना ही है। मैंने बोला था सबके लिए ये होगा ही, x सच दैट x एलिमेंट ऑफ r, कॉमा लगा ही ना। इतनी चीज तो सबके लिए होंगी। आगे क्या करना है, देखिए दोनों तरफ खुला छोटा कोष्टक है, खुला अंतराल है। हमने क्या किया, x लिख लिया, x के दोनों तरफ ये चिन्ह लगा लिया। अब क्या कर, एक तरफ -3 है, एक तरफ 0 है और इसे हम कोष्टक हमने बंद कर दिया। इस प्रकार से लिखेंगे। इसे देखते हैं किस प्रकार से लिखेंगे बच्चों। कर्ली ब्रैकेट क्या करते हैं, दोनों तरफ लगा लेते हैं और ये चीज सब में आएंगी, x सच दैट x एलिमेंट ऑफ r, कॉमा एक तरफ बच्चों छोटा कोष्टक है, एक तरफ बड़ा कोष्टक है। क्या करेंगे, x लिख के छोटा कोष्टक के लिए इसका चिन्ह, बड़े कोष्टक के लिए इस चिन्ह का चुनाव करेंगे, 6 कर देंगे, 12 कर देंगे। देखिए बच्चों इस प्रकार से बहुत ही सरल है, थोड़ा सा समझेंगे आपके प्रश्नों का हल तुरंत होगा। आगे चलते हैं बच्चों। आगे जो है गृह कार्य दिया हुआ है बच्चों, आज जो मैंने पढ़ाया उस पर आधारित आप अपनी किताब से प्रश्नावली 1.2 को पूरा हल कर पाएंगे, घर पे हल करेंगे और आज पढ़ी गई चीज़ों को और समझने का प्रयास करेंगे। इसके आगे भाग 3 में हम इसके आगे पढ़ेंगे और समुच्चय की और गुण धर्मों को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।